नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज के 18 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन पेज पे हम देख लेते हैं। पहला आर्टिकल रहेगा व्हाई इज़ यूके सेंडिंग असाइलम सीकर्स टू रवांडा। यूके और रवांडा के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें जो लोग भी यूके में अपनी जान बचा करके असाइलम दैट मीन्स वहाँ पर शेल्टर मांग रहे हैं, उन लोगों को अब उनमें से कुछ लोगों को रवांडा भेज दिया जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। हीमोफीलिया क्या है, ये मेंस में ज़्यादा क्यों होती है वुमेन के कंपैरिजन में जानेंगे। और ये एक आर्टिकल है पर बॉइल्ड राइस की डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कम करने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है तेलंगाना को, बाकी दूसरे स्टेट्स को। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तो 3 आर्टिकल्स है, तीनों को देखते हैं। सबसे पहले मैप एक बार देख लेते हैं। देखो, ये यूके का मैप है आपके सामने जो कलरफुल है, जिसमें येलो कलर में है इंग्लैंड, पिंक में है वेल्स, ऑरेंज में है स्कॉटलैंड, ग्रीन में है नॉर्दर्न आयरलैंड। ये चारों मिलकर के यूके बनाते हैं, ठीक है। और इनमें से स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को ज्वाइन कर दो तो ये ब्रिटेन बन जाते हैं। और इंग्लैंड ये अलग से कंट्री है ही, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है हमारे लिए मैप में। इसके आगे फ्रांस और इंग्लैंड या फिर यूके को सेपरेट करने वाली जो वाटर बॉडी है दैट इज़ इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को ज्वाइन करने वाली वाटर बॉडी है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ डोवर, ओके। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो बाकी छोटे मोटे और सीज़ हैं, मेन जो थे वो तो ये है ही, ठीक है। आयरिश सी यहाँ पर लोकेटेड हो गया। सेंट जॉर्ज चैनल जो वेल्स को और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को सेपरेट करता है। आयरलैंड के भी 2 टुकड़े हो रखे हैं, ऊपर वाले प्रोटेस्टेंट्स हैं, नीचे वाले कैथोलिक्स हैं, ठीक है। ऐसे ही सेल्टिक सी यहाँ देख सकते हो। और ये आ गया अटलांटिक ओशन इधर, ठीक है। तो ये तो हो गया यूके का मैप, ध्यान से देख लेना आप इसको। रवांडा का मैप और देख लेते हैं। फिर ये नेक्स्ट अफ्रीका का बिल्कुल सेंट्रल मैप है, ठीक है। रवांडा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसमें आप देख सकते हो इस तरफ कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ऊपर युगांडा, इधर तंजानिया और इधर बुरुंडी, इनसे घिरा हुआ है रवांडा, ठीक है। किगाली यहाँ की कैपिटल है। इसके आगे यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट साइड में ये एक लेक है, लेक कीवू, ठीक है। बाकी और कोई बड़ी लेक इसके साथ वाटर बॉडी कोई शेयर होती नहीं है। बाकी आप इधर नज़र डाल सकते हो, तंजानिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बीच में तंगनिका ये लोकेटेड है। और इस तरफ अगर देखो तो युगांडा, तंजानिया, ठीक है, इन कंट्रीज़ के इस तरफ होगी लेक विक्टोरिया जहाँ से नाइल रिवर का ओरिजिन माना जाता है। तो जो मेन न्यूज़ है उसमें तो देखो पॉइंट इतना ही है कि यूके और रवांडा के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके तहत यूके में जो लोग भी असाइलम लेने आएंगे, जो भी अपनी जान बचा करके वहाँ छुपने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को या फिर आप कहो कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं यूके के लिए, उन लोगों को ईस्ट अफ्रीकन नेशन दैट मीन्स रवांडा में भेज दिया जाएगा। उन लोगों में से कुछ लोगों को, अब वो देखने वाली बात होगी सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। इसके पीछे यूके गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन लोगों के साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की इशू रहती है कि जो स्मगलर्स हैं या फिर जो भी ह्यूमन में ट्रेड करते हैं, तो बोला उन लोगों के इस रैकेट को रोकने के लिए हमने ये एग्रीमेंट किया है, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फ्रांस वाले एरिया से इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हैं बोट्स के थ्रू और इंग्लैंड में पहुंच जाते हैं। पहले अलग तरीके से रूट करके और अल्टीमेटली पहुंचना उनका टारगेट रहता था यूके। पर आपको आज पता है कि एक आप देख सकते हो अभी फ़िलहाल ब्रेग्जिट हो चुका है, यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर निकल चुका है, यूके बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन से लोग निकल करके, या जैसे फ्रांस सबसे क्लोजेस्ट एरिया है, तो उधर से एंटर हो जाते हैं कहाँ पे, यूके में। तो वहाँ पर यूके की गवर्नमेंट का ये सोचना है कि भाई अपने हिसाब से इन लोगों को कहीं सेटल कर दिया जाए, अगर ये अपने देश में नहीं या यूरोप की तरफ नहीं रहना चाहते हैं तो उसके लिए ये रवांडा के साथ एग्रीमेंट किया गया है, जिसका ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि भाई ये कर क्या रहे हो आप लोग, कोई तो जान बचा करके आपके देश में आ रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप उसी को कहीं ऐसे देश में ले जा करके छोड़ रहे हो जो कि बिल्कुल लैंडलॉक्ड है, जहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। तो ऐसे में
बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे हैं। बट ये जो एग्रीमेंट हुआ है यूके के और रवांडा के बीच में, इसमें 120 मिलियन पाउंड अलोकेट किए जा रहे हैं यूके के द्वारा, जिससे एक पायलट स्कीम के तौर पे, जिससे क्या होगा कि जो भी माइग्रेंट्स रवांडा में भेजे जाएंगे यूके से, उनके लिए वहाँ पर रहने की और वो डेवलपमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये बजटरी या फिर कह सकते हो फंड, फाइनेंशियल सपोर्ट है रवांडा की गवर्नमेंट को। ठीक है। ब्रिटेन में जनवरी 1 से लेके अभी तक, जनवरी 1 से कौन, ये 2022 वाला, इसमें क्या बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे देखने को मिले हैं जो बहुत सारे लोग अभी यूके में आने लग गए, तब जाकर के ये एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है। तो उन लोगों को 6400 किलोमीटर दूर लोकेटेड लैंडलॉक अफ्रीकन कंट्री में रीप्लेस वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, ये सीधी सी बात है, 2021 में लगभग 28,000 लोग जो हैं वो यूके में आ गए, किधर से, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते हुए। ठीक है। जो कि 2020 में सिर्फ 8500 लोग ही आए थे। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इमिग्रेशन लोड है, और वो भी इलीगल बोट्स के थ्रू। तो बोलो उन लोगों के साथ में यहाँ पर कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, कोई भी रैकेट के जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग इस तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ख़रीद फरोख्त करते हैं, इंसानों को बेचना खरीदना, बोलो उनके हाथ ये लग जाएंगे तो इनके साथ में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है। अब देखो, क्रिटिसिज्म है यूएनएचसीआर के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी है। बोले कि कोई कमोडिटी थोड़े ना है जो लोग आपके पास में जान बचा करके आ रहे हैं, जिनको कि आप अपने यहाँ से शिफ्ट कर रहे हो दूसरे देश में। इस तरीके की क्रिटिसिज्म हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच, उसने भी क्रिटिसाइज़ कर दिया कि रवांडा में अगर हिस्ट्री उठा करके देखी जाए तो 1994 में हुतू एंड तुत्सी जो कम्युनिटी के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था, उसमें कितने लाखों लोगों की डेथ हुई थी। तो बोल रहे हैं हाँ, रवांडा में कौन सा ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन होता है, वहाँ पर भी तो आप देखो कम से कम। फिर बात आती है क्या यूके इकलौता ऐसा कंट्री है? जी बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, डेनमार्क, ये कंट्रीज़ भी इसी तरीके का सेटलमेंट करते हैं। हाँ, डेस्टिनेशन उनका दूसरा कोई कंट्री होता है, जैसे पपुआ न्यू गिनी हो गया या फिर नाउरू हो गया। इस तरीके से यहाँ पर सेटलमेंट किया जाता है। जो भी लोग इलीगली इन कंट्रीज़ में पहुँच जाते हैं, बोलो वहाँ पे जाओ, आप वहाँ पे रहो। इस तरीके से चल रहा है ये सिस्टम। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल है हीमोफीलिया क्या है और ये मैन में क्यों होता है वुमेन के कंपैरिजन में ज़्यादा। देखो, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के तौर पे अप्रैल 17 को ऑब्जर्व किया जाता है। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जब भी किसी इंडिविजुअल को छोटी सी भी इंजरी होती है ना, तो उसके बाद में ब्लड क्लॉट नहीं बनता, खून का थक्का नहीं बन पाता, और खून जो है वो लगातार फ्लो होता रहता है। इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, क्योंकि खून बहना नहीं रुकेगा तो डेथ डेफिनेटली होगी। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, ये ज़्यादातर किस में देखा जाता है, मेल्स में, फीमेल्स के बजाय। अभी करंट सिचुएशन ये है, पूरे दुनिया में लगभग 2.09 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हीमोफीलिया से प्रॉब्लम चल रही है। ये एनुअल सर्वे 2020 का है, और ये सर्वे किसने कंडक्ट करा रखा है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया। और इंडिया में हीमोफीलिया के कितने इंसिडेंट्स हैं, कितने केसेस हैं, 22,594। अब सवाल ये है कि मेंस में ही क्यों होती है ये ज़्यादा। तो इसके पीछे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, लड़की जो होती है उसमें सेक्स क्रोमोसोम्स XX होता है, जबकि मेल्स में जो क्रोमोसोम होता है वो XY होता है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। अब ये जो हीमोफीलिया वाला जो पॉइंट है, ये प्रॉब्लम है, ये उनमें होती है जिनमें X क्रोमोसोम डिफेक्टेड हो। अब यहाँ पर जैसे फीमेल है, तो फीमेल का अगर X, कोई सा भी एक X डिफेक्टेड है, तो उसको रिप्लेस दूसरा X कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इनमें। जबकि मेल्स में अगर देखो तो वहाँ पर एक X है, एक ही Y है, और वहाँ पर अगर X इन्फेक्टेड हो गया या कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि कुछ प्रॉब्लम आ गई उसमें, ठीक है, तो उस केस में आप समझ सकते हो फिर बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। तो क्योंकि मेल्स में X दूसरा अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे तो Y है, Y कैसे रिप्लेस कर सकता है डिफेक्टेड X को। तो ऐसे में फीमेल्स में तो ऑल्टरनेटिव X क्रोमोसोम अवेलेबल होता है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती, या चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ मेल्स में आप देखो कि X और Y दोनों क्रोमोसोम्स में अगर X डिफेक्टेड है
तो वहाँ पर उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये बीमारी फीमेल्स में होते हुए भी उनको ऊपर ज़्यादा असर नहीं दिखाती है, जबकि मेल्स में अगर हो गई तो उसके बाद में फिर ठीक होना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट है। ठीक है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे मेन बताई जा रही है। ठीक है ना, इसके आगे अगर देखें तो इसको रॉयल डिजीज़ भी बोला जाता है। क्यों? ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया, जिसका रेन रहा 1819 से 1901, ठीक है, मतलब ये इस टाइम तक जी है। रेन तो क्या मतलब जिसकी लाइफ टेन्योर जो रहा। तो आप देखो, हीमोफीलिया की मोस्ट वाइडली नोन कैरियर के तौर पे कंसिडर की गई। कैसे? भाई सीधी सी बात है, माँ है, माँ का एक एक्स डिफेक्टेड है, दूसरा एक्स ठीक है, तो उससे जो बच्चे पैदा हुए उन बच्चों को इन्फेक्शन, ये जो डिफेक्शन है, डिफेक्टेड मटेरियल है, ये कन्वे होने का स्कोप है पूरा। तो ऐसे में इनके 3 बच्चों को हीमोफीलिया होता है। ठीक है, इन यहाँ पर आगे बताया हुआ है, ये कंडीशन जो है वो 3 बच्चों के तक गई, और ये यहाँ से शुरू हुई ब्रिटिश रॉयल फैमिली से, और बाकी दूसरी जो रॉयल फैमिलीज़ थी ना यूरोप की, वहाँ तक भी ये बीमारी पहुँच गई, क्योंकि रिश्तेदारी में शादियाँ हुई, शादी होने के बाद में फिर बच्चे और पैदा हुए, तो फिर वैसे प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। इसलिए इसको देखो रॉयल डिजीज़ भी बोल दिया जाता है। ठीक है, विक्टोरिया के एक डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, वो उसके 3 बच्चों तक पहुंचा। ठीक है, और उन 3 बच्चों में एक तो बेटा प्रिंस लियोपोल्ड, उसकी 30 की साल में ही डेथ हो गई थी, कारण एक छोटी सी इंजरी हो गई थी, इंजरी की वजह से ब्लड क्लॉट बना नहीं और खून बहता चला गया, डेथ हो गई। विक्टोरिया की डॉटर प्रिंसेस एलिस और बेट्रिस या बिट्राइस, ये दोनों हैं, ये दोनों की शादी होके चली जाती है, एक तो चली जाती है स्पेन, एक चली जाती है रशिया, वहाँ पर भी ये हीमोफीलिया को कैरी करके ले जाती है साथ में। तो ओवरऑल आप देख लो कि किस तरीके से ये रॉयल डिजीज़ बनी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पर बॉइल्ड राइस क्या होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों बंद किया है अभी इनका प्रोक्योरमेंट। देखो पिछले हफ्ते की बात है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और साथ में अपने कैबिनेट के दूसरे मेंबर्स को उन्होंने साथ लिया और जो तेलंगाना हाउस है दिल्ली में, वहाँ पर धरना दिया और डिमांड की कि भाई यूनिफॉर्म पैडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में पीडीएस सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो उसमें जो अनाज दिया जाता है उसमें राइस भी होता है। तो राइस में एक वैरायटी राइस की दी जाती है पर बॉइल्ड का मतलब हो गया एक तरीके से कि आप आधा पका हुआ जो चावल है वो बांटते हो। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी क्या कर दिया, क्या कहा कि हमारे पास में ऑलरेडी जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक की बात करें तो हमारे पास एक्सेस में पर बॉइल्ड राइस अवेलेबल है, तो हमें प्रोक्योर करने की ज़रूरत नहीं है। और तेलंगाना को ही क्यों प्रॉब्लम हुई, क्योंकि तेलंगाना से ही सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है पर बॉइल्ड राइस की। तो पर बॉइल्ड राइस क्या होता है, इसका मतलब होता है पार्टली कुक्ड बाय बॉइलिंग। ठीक है, ऐसे चावल जिनकी कुकिंग तो की हुई है बट मतलब बॉइलिंग तो की हुई है बट पूरा पकाया हुआ नहीं है, पार्टली थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। चावल को पानी में भिगो करके लंबे समय के लिए रख दिया जाता है, फिर वो हल्का सा भीग जाते हैं, फिर उनको स्टीम दे दी जाती है, स्टीम देने के बाद में फिर उनको ड्राई कर लिया जाता है। इस तरीके से चावल को क्या एक लंबी लाइफ देने का एक ये तरीका है। ठीक है ना, और जब भिगोया हुआ चावल रहता है उसको अगर आप सुखाते हो, और भिगोया हुआ कैसा कि एक तरीके से मतलब ज़्यादा हॉट वाटर में नहीं, जिससे कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी डाउन ना जाए और न्यूट्रिशन जो है वो कंटेन भी रह सके, और लंबे समय तक उसको अगर मान लो तेलंगाना से प्रोक्योर किया चावल को और उसको सप्लाई करना है मान लो जम्मू कश्मीर में, एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो उस केस में इतनी दूर ले जाने में फिर वो जो उसका ग्रेन है ना वो टूटे नहीं। ठीक है ना, तो वो चीज़ भी मेंटेन रखने के लिए इस तरीके का सिस्टम है गवर्नमेंट ने अपना रखा है। पर वही चीज़ है कि गवर्नमेंट के पास में पर बॉइल्ड राइस की एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल है, मतलब एक्सेस में क्वांटिटी अवेलेबल है, इसलिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो बेसिकली पर बॉइलिंग राइस को बनाने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें मैसूरू में, वहाँ पर जो मेथड यूज़ किया जाता है उसमें क्या होता है, गर्म पानी में चावल को डाल दिया जाता है, सोक कर लिया जाता है, मतलब उसको आराम से भिगोने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर वो आराम से पानी में भीग जाता है गर्म में।
ठीक है, लगभग 8 घंटे तक उसको भिगो करके रखा जाता है। फिर उसके बाद में पानी तो निकाल दिया गया और 20 मिनट तक उस पर्टिकुलर स्टफ़ को, चावल के स्टफ़ को स्टीम किया जाएगा हीट पे। उससे क्या हो गया, फिर उसकी जो कहते हैं ना कि पानी की मॉइस्चर अगर है कुछ तो थोड़ा और ऐड ऑन हो जाए। फिर उसके बाद में उसको सुखा दिया जाता है। अब सुखाने के तरीके अलग अलग हैं, कोई तो सनलाइट में करता है और कोई अपने अलग मेथड से यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, सिमिलरली पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर, ठीक है, थंजावुर, वहाँ पर अलग मेथड यूज़ होता है। वहाँ पर क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस यूज़ होता है। क्रोमेट यूज़ करने के लिए, क्रोमेट सोकिंग प्रोसेस में क्या होता है, क्रोमेट बेसिकली एक सॉल्ट की फैमिली से बिलोंग करने वाला ही एक एलिमेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एनायन कंटेंट होता है इसमें। एनायन मतलब पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, एक सेकेंड, हाँ, तो एनायन कंटेंट होता है। एनायन कंटेंट का मतलब हो गया नेगेटिव आयंस इसमें होते हैं, किसके, क्रोमियम के और ऑक्सीजन के। ठीक है, वो इसलिए यूज़ किए जाते हैं, ये जो क्रोमेट मेथड है इसमें नेगेटिव आयन होते हैं ना, क्रोमियम और ऑक्सीजन के। तो वो क्या करते हैं कि इसमें जो ऑर्डर है, गीला जो चावल होता है उसमें हल्की सी स्मेल रह जाती है, उस स्मेल को रिमूव करने के लिए क्रोमेट मेथड भी यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में सिंपल सी 3 मेथड हो गए, एक तो सोकिंग, एक स्टीमिंग और एक ड्राइंग। ओवरऑल ये 3 थीम्स में प्रोसेस किया जाता है चावल को और फिर उसके बाद में उसकी मिलिंग कर दी जाती है, पैकेजिंग कर दी जाती है। अब देखो, राइस की जो वैरायटी है वो क्या सभी वैरायटीज़ पे इस तरीके से आप पर बॉइलिंग कर दोगे, तो इसका आंसर है नो। ज़्यादातर जो पर बॉइलिंग की जाती है वो उस चावल की जाती है जिसके ग्रेन की लेंथ जो स्लैंडर वैरायटी के होता है, लंबे लंबे दाने के जो चावल होते हैं ना उनको, क्योंकि उनका टूटने का डर रहता है इसलिए। और साथ में जो एरोमेटिक वैरायटीज़ हैं, जिन चावलों में खुशबू आती है, उनको पर बॉयल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर उनकी खुशबू है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल बेनिफिट क्या है भाई, इसके सेवरल बेनिफिट्स हैं। पर बॉइलिंग जो राइस होते हैं वो एक तो टफ़ हो गए, मतलब टूटेंगे नहीं जल्दी से। इससे क्या होता है कि जो राइस का कर्नेल है वो टूटने का डर नहीं है जब मिलिंग की जाए, प्रोसेसिंग की जाए उसकी। इसके अलावा न्यूट्रिएंट वैल्यू भी अच्छी खासी बढ़ जाती है, क्योंकि भीगा हुआ चावल है उसमें चांसेस ये रहते हैं कि हाँ, और बाद में स्टीमिंग और कर दी जाती है तो उसमें कंटेंट उसको स्टिक करके रखता है। थर्ड जो है वो पर बॉइल्ड राइस जो है वो इंसेक्ट और फंगी इन्फेक्शन से भी बच के रहता है। तो यही चीज़ है, हमें तो पेरिशेबिलिटी को भी तो रिड्यूस करना है, ख़राब ना हो जाए खाना। ठीक है, तो ऐसे में अब पर बॉइलिंग जो राइस है उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। एक तो क्या, कलर इसका डार्क हो जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हो बने हुए चावल अगर हम 2-3 दिन छोड़ दें तो वह कैसे काले से पड़ जाते हैं। इसके अलावा अनप्लीजेंट स्मेल आने लग जाती है, कई बार बदबू भी आ जाती है, बड़े बड़े चावल आप देखते हो, तो वो थोड़ा इशू रहता है अगर लंबे समय तक चावल को भिगो के रखते हैं तो। ठीक है, तो पर बॉइलिंग राइस जो है उनके यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा चाहिए होता है, तो कैपिटल इंटेंसिव काम है ये, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये भी नुकसान वाली चीज़ है। अब बात ये है कि हमारे देश में कितना क्या प्रोडक्शन होता है, लगभग 40.58 लाख मेट्रिक टन का प्रोडक्शन है 1 अप्रैल 2022 तक, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है तेलंगाना में, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु में और तीसरे नंबर पे केरल पे, याद रख लेना भाई। ठीक है, और स्टॉक की बात करें तो 10 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनके पास में 0.04 to 2.92 लाख मेट्रिक टन जो पर बॉइल्ड राइस हैं वो अवेलेबल है। ठीक है जी, डिमांड की बात करें तो मैंने आपको बता दिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड, वो अपनी तरफ से डिमांड करती है और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूट करती है। बट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोडाउन है उनमें ऑलरेडी 2 साल का एडिशनल स्टॉक अवेलेबल है, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम पर बॉइल्ड राइस हैं वो परचेज नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो ऑब्जेक्शन कर रही है, क्योंकि हमें पता है, अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा पर बॉइल्ड राइस कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ पर तैयार हो रहे हैं, तेलंगाना में 16.52 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी पेज पे अगर नज़र डालें न्यूज़ पे तो देखो, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर यूएसए की विज़िट पे जा रही है अभी, जहाँ पर G20, IMF और आप देख लो कि दूसरे जो और एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं उनके CEO से मीटिंग होने वाली है।
तो बेसिकली अभी जो मीटिंग मेन है वर्ल्ड बैंक की, IMF की और G20 की मीटिंग है, जिसको स्प्रिंग मीटिंग बोला जा रहा है, स्प्रिंग मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड IMF, दोनों को मिला करके ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, ठीक है। और G20 में आपको पता है कि वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमीज़ का ये कोलैबोरेशन है, ठीक है। और साथ में गवर्नमेंट वहाँ पर मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जो है वहाँ पर जाकर के जो एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली दूसरी कंपनीज है उनके CEO से भी मीटिंग करेंगी। और श्रीलंका भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि IMF से $4 बिलियन का पैकेज लिया जा सके, क्योंकि अभी श्रीलंका की इकोनॉमी का हाल आपको पता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ है नहीं और कर्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो उस कैसे निकला जाए उस बुरी परिस्थिति से, तो उसके लिए श्रीलंका वहाँ पर जाएगा। श्रीलंका के डेलीगेशंस भी जा रहे हैं अटेंड करने के लिए। और साथ में आप देखोगे कि श्रीलंका की जो लीडर्स जा रहे हैं वो इंडियन टीम के साथ भी मीटिंग करेंगे। अब टास्क आपके लिए थोड़ा सा, एक तो वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में और एक G20 के बारे में आप पूरा UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, रिवाइज करोगे अगर पहले से बना हुआ कंटेंट है तो, ठीक है जी। CNG की बात करें तो CNG की प्राइसेस भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है, बट गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम अलोकेशंस में अभी कमी नहीं करेंगे। महंगाई तो बढ़ रही है बेशक, क्योंकि होता क्या है देखो, अगर एक कोई भी एनर्जी सेक्टर में कोई इशू आता है, जैसे मान लो क्रूड ऑयल में अभी सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बाकी दूसरे सेक्टर्स पे रिलाई करना शुरू कर देते हैं फिर बाद में, और दूसरे सेक्टर पे रिलाई करते हैं तो वही बात है, डिमांड बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई तो अपने आप में महंगाई बढ़ेगी कि नहीं, वो चीज़ हो जाती है। इसके अलावा GST काउंसिल की मीटिंग होने वाली है अभी, ठीक है। तो चांसेस ये हैं कि 5% स्लैब से निकाल करके जो भी गुड्स हैं उनको, उनमें से कुछ को तो 3% वाली स्लैब में डाल दिया जाएगा और बाकियों को उठा करके 8% वाली स्लैब में डाल दिया जाएगा, ऐसे बातें चल रही है। तो GST काउंसिल के बारे में भी एक बार UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ लेना भाई, ठीक है। इसके आगे देखें, वर्ल्ड पेज पे अगर नज़र डालें तो देखो, अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट मिले हैं कि भाई हमारे यहाँ पर जो भी मिलिटेंट्स हमारी आर्मी के अगेंस्ट में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, बोलो उनको शेल्टर अफ़गानिस्तान में तालिबान नहीं देगा। तो इससे संबंधित हमने सुबह आर्टिकल डिस्कस भी किया था कि भाई पाकिस्तान क्यों इंडिया के साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छी रखना चाहता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि वेस्टर्न जो बॉर्डर है उसमें एक तरफ अफ़गानिस्तान है डुरंट लाइन के, और एक तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान की वेस्टर्न बॉर्डर बड़ी डिस्टर्ब्ड है, तो उस केस में पाकिस्तान ईस्टर्न बॉर्डर पे टेंशन थोड़ी कमी चाहता है अभी, ठीक है। और ज़्यादा जो टारगेट हो रहा है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को किया जा रहा है वहाँ पर। तो ऐसे में वो मिलिटेंट्स अटैक करते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में और भाग जाते हैं फिर अफ़गानिस्तान में। तो ऐसे में पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर है शहनवाज शरीफ, उन्होंने ये कहा है कि भाई कैसे भी करके आप पाकिस्तान में जो मिलिटेंसी फैलाने वाले ग्रुप्स हैं उनको शेल्टर मत दो अपने यहाँ पे, ठीक है जी। इसके अलावा रशिया यूक्रेन इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लगातार चल रहा है। रशिया चाह रहा है कि सरेंडर करे मोरियोपोल में, और उधर लगातार लड़ाई कंटिन्यू बनती है ही। इधर फ्रांस में इलेक्शंस चल रहे हैं, इतना कुछ काम का है नहीं। हाँ, ये आ गया हमारे लिए काम का, यरूशलेम में जो कि एक इम्पॉर्टेंट होली साइट है, ठीक है, इस्लाम के लिए भी और ज्यूज़ के लिए भी। तो वहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट फिर से राइज हो चुके हैं, जिसमें पैलेस्टीन और दूसरी तरफ आपको पता है इजराइल। तो एक बार इस मैप को हम देख लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर इजराइल का मैप है। इधर देख सकते हो मेडिटेरेनियन सी, ये है इजराइल, ये इधर वेस्ट बैंक बोला जाता है इसको, ये है गाजा स्ट्रिप छोटी सी, ठीक है। अब इजराइल की बॉर्डर कौन से कंट्री से शेयर होती है, इधर देख सकते हो लेबनान, इधर आ गया सीरिया, इधर आ गया जॉर्डन, इधर आ गया इजिप्ट, ठीक है। तो ये अपनी तरफ से आप ध्यान रखोगे। और बाकी अगर हम देखें यहाँ पर एक सेकेंड, और ये नीचे नीचे आप देख सकते हो इजराइल हल्का सा यहाँ पर भी टच हो रहा है, ठीक है। रेड सी में एक ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है ना, ध्यान रखें आप ये। अब देखो एक एक का नाम थोड़ा समझते हैं। ये आप देख सकते हो डेड सी, ठीक है, मृत सागर, जिसकी बहुत ही ज़्यादा हाईली सलाइन एक वाटर बॉडी, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हो इधर तो है जॉर्डन, इधर आ गया इजराइल, इजराइल में, और ये है वेस्ट बैंक जो कि पैलेस्टीनियन तौर पे कंसिडर किया जाता है पैलेस्तीन, ठीक है। और ये है लोकेशन यरूशलेम की, जो कि इजराइल ने अपनी कैपिटल डिक्लेयर कर रखी है। और इधर आप देख सकते हो रामल्ला, ये रामल्ला भी यहाँ पर ही है, ओके। और तल अवीव,
यहाँ पर इंडियन एम्बेसी हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ठीक है जी। और ये गाजा स्ट्रिप जहाँ से हमास ऑपरेट करता है। तो अभी यरूशलेम में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और ये ऊपर की तरफ जो हाइट यहाँ पे देख सकते हो, ये बोला जाता है गोलन हाइट्स, जो कि इज़राइल ने ऑक्यूपाई कर रखी है, ठीक है। सीरिया और इज़राइल के बीच में लोकेटेड है ये गोलन हाइट्स, ऑक्यूपेशन है अभी इज़राइल का, ठीक है जी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैप से संबंधित वो हमने देख ली है, ठीक है ना। रेड सी से भी अपनी कोस्ट शेयर करता है, तो इधर मेडिटेरेनियन सी से भी। जॉर्डन की कोई बॉर्डर्स कोस्टल लाइन शेयर नहीं हो रही है इधर मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। तो देखो बात ऐसी है, इस डिस्कशन में जो भी था उसको हमने डिटेल में देख लिया। थैंक यू वेरी मच।